इस तस्वीर में दाईं तरफ दिख रहे शख्स का नाम आमिर खान मुत्तकी है, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री। बाईं तरफ जो व्यक्ति हैं वो हिंदुस्तान की विदेश सेवा के सबसे बड़े अधिकारी हैं, विदेश सचिव विक्रम मिस्री। तालिबान 2.0 के साथ हिंदुस्तान की ये अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग है। इससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी तालिबान नेताओं के साथ संपर्क में रहे, लेकिन 8 जनवरी को दुबई में विदेश सचिव मिस्री खुद शामिल हुए जो बैठक हुई उसमें, और इसे तालिबान सरकार के साथ संबंध मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। अफगानिस्तान को लेकर तालिबान का ग्रैंड प्लान क्या है, भारत तालिबान संबंधों का इतिहास क्या कहता है, और विदेश सचिव मिस्री की मुलाकात को किस तरह देखा जाए। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का आप खबरगांव का खास कार्यक्रम राजदूत देखना शुरू कर चुके हैं। आज भारत तालिबान संबंधों पर हम बात करने वाले हैं। अब ये कहानी भारत और तालिबान की है, मगर दोनों के अलावा एक तीसरा किरदार भी है। एक एक करके तीनों के बारे में आपको कुछ बता देते हैं। सबसे पहले तालिबान की कहानी। तालिबान अफगानिस्तान का एक संगठन है। फिलहाल अफगानिस्तान में सरकार वही चला रहा है। हालांकि दुनिया के किसी भी देश ने इस सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। कुछ देश मानते हैं, डिप्लोमेटिक टाइज भी हैं, आधिकारिक मान्यता की बात हो रही है। तालिबान की स्थापना सितंबर 1994 में हुई थी। अफगानिस्तान के कंधार की बात है ये। तालिबान का मतलब होता है तालिबों का समूह। तालिब धार्मिक पढ़ाई करने वाले छात्रों को कहा जाता है। 1994 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान बनाने में मदद की। स्थापना के 2 बरस बाद ही तालिबान का काबुल पर कब्जा हुआ और सितंबर 1996 में तालिबान का पहला कार्यकाल शुरू हुआ, और इस दौरान उसने वो सारी चीज़ें की जिससे उसके शासन को क्रूरता और निर्ममता का पर्याय मान लिया गया। मसलन खुले मैदान में मौत की सज़ा देना, महिलाओं पर तरह तरह की पाबंदियां लगाना, अल्पसंख्यकों को परेशान करना और आतंकवादी संगठनों को अपने यहाँ पनाह देना। उस ज़माने का आइसिस था वो। जिन आतंकी गुटों के साथ उसने गलबहियाँ की उनमें ओसामा बिन लादेन का अलकायदा भी था। अलकायदा का नाम 9/11 के आतंकी हमले में आ गया और इसके बाद US ने अफगानिस्तान पर किया हमला और तालिबान को सत्ता से बेदखल किया। अफगानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई 20 साल चली, फिर भी उसे तालिबान से समझौता करना पड़ा। अगस्त 2021 में अमेरिका का आखिरी सैनिक बाहर निकल गया और उससे पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा भी कर लिया। अब ये जो था वो तालिबान 2.0 की शुरुआत थी और तब से अफगानिस्तान में उसी की सरकार है। आप पूछेंगे कि पाकिस्तान कैसे एक स्टेक होल्डर है तालिबान की सरकार में, तो सीन ये है कि जो पहला कार्यकाल था उसमें 3 मुल्कों ने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, पाकिस्तान, सऊदी अरब और UAE। तालिबान 2.0 को अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खुश होने वाले देशों में से था। उन्होंने कहा कि हमने 2 सुपर पावर्स को यहाँ से भगा दिया, रूस या सोवियत संघ और US। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि तालिबान ने गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ दी हैं। इमरान ने उस वक्त के ISI चीफ फैज़ हमीद को काबुल भेजा था और काबुल के सेरेना होटल से आई हमीद की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां तब बटोरी थीं। इन सब के अलावा पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तालिबान का खुलकर समर्थन किया, तालिबान सरकार को मान्यता देने की मांग भी की। एक तरह से वो तालिबान का अनाधिकारिक प्रवक्ता बनता गया। मगर कुछ समय बाद रिश्तों में दरार भी आई। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को पालने का आरोप लगाया, पनाह देने का। TTP की स्थापना हम पहले भी बता चुके हैं राजदूत में 2007 में हुई थी और ये पाकिस्तान में कई हिंसक हमलों को अंजाम दे चुका है। पाकिस्तान ने TTP को एक आतंकवादी संगठन का दर्जा दिया हुआ है। बहरहाल तालिबान ने TTP को शह देने के इल्ज़ाम का जोरदार खंडन किया है, लेकिन पाकिस्तान माना नहीं। मार्च 2024 में उसने अफगानिस्तान में घुसकर हवाई बमबारी की, दावा किया कि हमने TTP के ठिकानों को निशाना बनाया। तालिबान सरकार ने कहा कि हमले में आम लोग मारे गए और उन्होंने बदला लेने की चेतावनी भी दी, लेकिन कोई बड़ा रिटालिएशन नहीं देखने को मिला। दिसंबर 2024 में पाकिस्तान ने दूसरी बार अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की। इस बार फिर से यही दावा किया कि तालिबान ने TTP को पनाह दी है। तालिबान फिर नाराज हुआ, कुछ दिनों बाद पाकिस्तान के अंदर गोलीबारी भी की, लेकिन सीधी लड़ाई में अब तक के तालिबान उतरने से बचा है पाकिस्तान के साथ। TTP के अलावा अफगान शरणार्थियों और डूरन लाइन का मुद्दा भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झगड़े का कारण है। इसलिए हाल फिलहाल रिश्तों में सुधार की कोई गुंजाइश दिख तो नहीं रही है। पाकिस्तान और तालिबान के झगड़े पर हमने राजदूत में
पहले भी विस्तार से बात की है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर मिलेगा। अब ये जानते हैं कि हिंदुस्तान के तालिबान के साथ रिश्ते कैसे रहे हैं। जब 1996 में तालिबान पहली बार सत्ता में आया, तब भारत ने अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक संबंध खत्म कर लिए थे। उसने तालिबान के खिलाफ लड़ाई में अहमद शाह मसूद के नॉर्दर्न अलायंस को मदद की थी। अहमद शाह मसूद का जो देहांत हुआ था वो भी एक इंडियन मिलिट्री हॉस्पिटल में ही हुआ था। 2001 में तालिबान का तख्ता पलट हुआ और फिर चुनी हुई सरकार आई। भारत ने इस चुनी हुई सरकार के साथ रिश्ते बनाए। 2001 से 21 के बीच भारत ने अफगानिस्तान को 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मदद दी और इन पैसों से अफगानिस्तान में संसद बना, वहाँ की इमारत उनकी संसद की, हाईवे बने, पावर स्टेशन और स्कूल बनाने में भी इस्तेमाल हुआ इस पैसे का। तालिबान को ये सब नागवार गुजर रहा था और उसने 2007 और 2008 में भारत के कॉन्सुलेट्स और दूतावासों पर हमले किए। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर जो हमला हुआ उसमें 58 लोग मारे गए। ये किसी भी देश में भारत के दूतावास पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इसके बाद भी तालिबान ने अफगानिस्तान में भारत के हितों को नुकसान पहुंचाना छोड़ा नहीं। रिपोर्ट्स हैं कि इसमें उनकी मदद ISI कर रही थी, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हिंदुस्तान की मौजूदगी से बहुत खुश नहीं था। पाकिस्तान को लगता है कि हम ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से घिर जाएंगे। दूसरी तरफ तालिबान को लेकर भारत की अपनी चिंताएं थी, इसलिए जब अमेरिका ने तालिबान के साथ शांति समझौते की पेशकश की, भारत की चिंता बढ़ गई। जानकारों का कहना है कि भारत इस डील से असहज था, इसके बावजूद उसने समर्थन किया। भारत का मानना था कि अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने के लिए US को रुक जाना चाहिए, लेकिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो जल्द से जल्द जंग खत्म करना ही चाहते थे। भारत की चिंता थी कि अमेरिकी फौज के निकलते ही अराजकता आ जाएगी, अफगानिस्तान पर तालिबान का एक छत्र अधिकार हो जाएगा। वही हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप गए, जो बाइडेन आए, लेकिन उनको फौज को बुलाना पड़ा। सितंबर 2021 में तालिबान 2.0 की शुरुआत हो गई। आशंकाओं और चिंताओं के बीच हिंदुस्तान ने अपने लोगों को वापस बुलाया, अफगानिस्तान में अपने सभी कॉन्सुलेट्स और दूतावास बंद किए और फिर माकूल परिस्थिति का इंतजार करने लगे। ये स्थिति बनी जून 2022 में, जब हिंदुस्तान ने काबुल में दूतावास खोलने के लिए कुछ टेक्निकल स्टाफ को भेजने का ऐलान किया और ये तालिबान 2.0 के साथ संपर्क साधने की भारत की पहली औपचारिक कोशिश थी। ट्रैक 2 बातचीत चल रही थी, औपचारिक की बात कर रहा हूँ। भारत ने अफगानिस्तान में मदद के लिए गेहूं और दूसरी जरूरी चीजें भी भेजी। धीरे धीरे अधिकारियों के स्तर पर बातचीत शुरू हुई और भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी JP सिंह ने इस बातचीत को लीड किया। JP सिंह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान डेस्क को लीड करते हैं। वो तालिबान सरकार में विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, रक्षा मंत्री मुल्ला याकूब और अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात कर चुके हैं। इन्हीं मुलाकातों के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री और आमिर खान मुत्तकी की मीटिंग संभव हो पाई, क्योंकि विक्रम मिस्री का जाना वुड हैव बीन अ ह्यूज न्यूज़। तो वो चाहते थे कि कुछ बैकग्राउंड वर्क पहले हो जाए। अब ये जो मीटिंग हुई, इसके 3 बड़े संकेत निकले। पहला, भारत तालिबान के साथ संबंध आगे बढ़ाने का इच्छुक है। दूसरा, तालिबान भारत को लेकर सहज होता जा रहा है। और तीसरा, भारत कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सारी चीज़ों को जज करना चाहता है, जांच परख लेना चाहता है। इसीलिए मीटिंग के लिए एक न्यूट्रल ग्राउंड को चुना गया, दुबई। ना दिल्ली में मीटिंग हुई, ना काबुल में। एक और बात, ये मीटिंग विदेश मंत्रालय के उस बयान से ठीक 2 दिन बाद हुई जिसमें अफगानिस्तान पर हवाई हमले के लिए पाकिस्तान की आलोचना की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम बेगुनाह नागरिकों पर हमले का विरोध करते हैं। अपनी असफलताओं का ठीकरा पड़ोसी देशों पर फोड़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही। वेरी इंटरेस्टिंग। 8 जनवरी को मीटिंग में और क्या क्या निकला वो भी जान लीजिए। भारत अफगानिस्तान को दी जा रही जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको बढ़ाएगा, ऐसा हमने बोला है। अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का विस्तार किया जाएगा, इंडियन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। हेल्थ सेक्टर और शरणार्थियों के लिए पुनर्वास में मदद करेंगे। दोनों देश क्रिकेट में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे और चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा चिंताओं का भी ध्यान रखेगा इन सारी चीज़ों के बदले में। दोनों देशों ने आगे भी संपर्क में रहने का वादा किया है। तालिबान ने अपने स्टेटमेंट में भारत को अहम रीजनल और इकोनॉमिक पार्टनर के तौर पर संबोधित किया है। माना जा सकता है कि ये मीटिंग दोनों की उम्मीदों पर खरी उतर सकती है। अब ये सवाल उठता है कि भारत अफगानिस्तान में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है जबकि वहाँ तालिबान है। पहला कारण, भारत को अपने हितों की चिंता है, वो एक नेबरिंग कंट्री है। मैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अफगानिस्तान से बॉर्डर मिलती भी है, इलाका कंट्रोल में नहीं है लेकिन हमारी इमेजिनेशन में तो है। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ISKP के उभरने का खतरा बढ़ा। ISKP ने अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पर हमले किए हैं। हिंदुस्तान में भी आतंकी हमलों की साजिश के पीछे नाम आया है कि षड्यंत्र कर रहे हैं। ISKP को कंट्रोल करने में तालिबान का सहयोग
बहुत ज़रूरी होगा। दूसरी बात, भारत के पास ईरान के चबहार पोर्ट को ऑपरेट करने का अधिकार है और इस रास्ते से भारत सेंट्रल एशिया तक जा सकता है। अफगानिस्तान इस रूट में एक ब्रिज का काम करेगा क्योंकि उनके इलाके से भी जाएगा और इसे सही ढंग से चलाने में तालिबान की मदद चाहिए, वरना वो होने नहीं देंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में भारत के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर हिंदुस्तान ने तालिबान के साथ इंगेजमेंट नहीं बढ़ाया तो ये प्रोजेक्ट्स खटाई में पड़ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा नीलबटा सन्नाटा। दूसरा कारण है पावर पॉलिटिक्स। अफगानिस्तान में जिन भी देशों के हित पहले रहे वो कहीं ना कहीं बिजी हैं। अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की तैयारी में बिजी है। उसे 20 बरस की लड़ाई के बाद हार कर वहाँ से जाना पड़ा। वह अफगानिस्तान में इतनी आसानी से नहीं लौटेगा। अमेरिका तो वहाँ उलझा है, रूस कहाँ उलझा है, यूक्रेन की लड़ाई में। इसके बरक्स चीन ने अफगानिस्तान में दखल बढ़ा दिया है। चीन ने अपना राजदूत काबुल में तैनात किया है। साथ ही साथ वो तालिबान की संपत्तियों पर से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहा है। जानकारों का कहना है कि अगर भारत ने समय रहते अपना दायरा नहीं बढ़ाया तो अफगानिस्तान उसके हाथ से निकलकर चीन के हाथों में पड़ जाएगा। तीसरा फैक्टर है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बुनियाद भारत के विरोध पर टिकी है, ओपन सीक्रेट है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने लंबे समय तक हिंदुस्तान को परेशान किया है। एक दौर में इस आतंकवाद का सोर्स अफगानिस्तान के टेरर कैंप्स भी होते थे। पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान और तालिबान के रिश्तों में खटास आ गई है। तालिबान ने पाकिस्तान को अपने से कुछ दूर किया है और ये भारत के लिए अपने हितों को सिक्योर करने का बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि एक वैक्यूम है। अब चलो, इंडिया को तो बड़ा काम है अफगानिस्तान से, हमारा इन्वेस्टमेंट वगैरह है। तालिबान को हमारे साथ संबंध बढ़ाने से क्या फ़ायदा होगा? जैसे हमने पहले भी बताया, तालिबान को दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता दी नहीं है। अगर हिंदुस्तान भविष्य में इस तरह की कोई पहल करता है या कंसीडर भी करता है, बाकी देश उसको फॉलो कर सकते हैं। हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। दूसरी चीज़, चीन की मदद हमेशा आशंका की नज़र से देखी जाती है। लोडेड होते हैं उनके लोन्स, बहुत शर्तों के साथ आते हैं। चीन का डेट ट्रैप, उसकी मिसाल दुनिया भर में दी जा रही है। इसके बरक्स भारत को एक भरोसेमंद साथी समझा जाता है। भारत ने मुश्किल से मुश्किल समय में अफगानिस्तान की मदद की है। और तो और दोनों देशों के संबंध सदियों पुराने हैं, इसलिए अफगानिस्तान के आम लोग भारत को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तालिबान को अपनी आबादी के पॉपुलर सपोर्ट के लिए भी भारत का साथ चाहिए क्योंकि इंडिया एक फेवरेट टॉपिक है वहाँ पे। इस खबर को अब यहाँ विराम देते हैं। कुछ बोनस खबरें आपको बताएं। पहली खबर, यूएस से। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी जंगल की आग लगातार फैल रही है। इसमें अब तक 5 लोगों की जान चली गई है। 1000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं। इनमें पैरिस हिल्टन और बिली क्रिस्टल जैसी दिग्गज हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के घर भी हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। ये लॉस एंजलिस के इतिहास में आगजनी की सबसे खतरनाक घटना है। दूसरी खबर चाड से। 8 जनवरी को अफ्रीकी महाद्वीप के देश चाड में राष्ट्रपति भवन पर हमला हो गया। कई घंटों तक चली गोलीबारी के बाद विद्रोह शांत हो गया। 24 में से 18 विद्रोहियों को मार गिराया गया, जबकि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी में तैनात एक व्यक्ति की भी मौत हुई है। चाड के विदेश मंत्री ने कहा है कि देश को अस्थिर करने की साजिश चल रही थी, अब सिचुएशन है कंट्रोल में। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी का दौरा हो रहा है। हमले से कुछ देर पहले ही वांग यी ने राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस डेबी से मुलाकात भी की थी। मोहम्मद ने 2024 में हुआ राष्ट्रपति चुनाव जीता था। उनके पिता इद्रिस डेबी ने 1991 से 2021 तक मुल्क चलाया। अप्रैल 2021 में विद्रोही गुटों ने उनकी हत्या कर दी और उसके बाद मोहम्मद ने कुर्सी पर कब्जा किया। फिर 2024 में चुनाव करवाकर उन्होंने अपनी सत्ता को किया मजबूत। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी सरकार ने फ्रांस को अपनी आर्मी निकालने का फरमान सुना दिया था। तब से चाड सरकार चीन और दूसरे वेस्ट विरोधी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाड के बारे में हमने राजदूत में पहले भी बात की है। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राजदूत का आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मुझे यानी निखिल को आप इजाज़त दे दीजिए। अभी इजाज़त अभिषेक को भी दे दीजिए कि वो इसको एडिट करा के अपने घर जाएं। इजाज़त अभिषेक को दे दीजिए, उनको भी घर जाना है। और इजाज़त दीजिए आदित्य को, जिन्होंने अभिषेक की हेल्प की है। इन सारी इजाज़तों को देने के बाद आपको एक काम और करना है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे वीडियोज़ आप पसंद कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए खबरगांव।